पाऊस. पाऊस पडतोय ट्रेनमध्ये काय काय माहिती तुम्हाला? आज ब्लॉक नाही आहे. नाही ना. थोडा पाऊस असून पण ब्लॉक. हाय हेलो गुड तनेश, गुड आफ्टरनून. आफ्टरनून. हेलो. ओलोंडला. वेस्ट. मेरे को मुलुंड वेस्ट पूरा पता है. बचपन से उदय हूँ. पुराना भी पता है, नया भी पता है. फ्रेंड्स पहले कालिदास के वहां था और अभी नया एलबीएस पे. क्या कर. Danish, how is rains over there? है इधर भी बहुत. ए उसका आवाज नहीं सुन रहे. क्या बोल रहे हैं? है भी है इधर भी बहुत. कल से कालपासून पडतोय ना पाऊस, काल संध्याकाळपासून. हाँ काल रात्री थोड़ा होता. आपल्याकडे नाही, आपल्याकडे माहिती आहे तिकडे. Okay. Okay, let's begin very quickly. So, just to recap, what were we doing? ओके. नाउ ये तुम लोगों को कल कुछ भेजा था. ऑलराइट. दैट वाज फॉर बोनस. यू हैव टू राइट इट डाउन. नाउ कल अपन ने बात किया था कि बोनस का एंट्रीज क्या रहने वाला है. ओके. सो Tanish, if you are here, please pay attention. Up, we will start the lecture. Your entry for bonus will be bonus to shareholders, debit होएगा to equity share capital, and then second entry would depend upon bonus किससे दिया है. All right. So it could be CRR, first priority, or free reserves. General reserve P&L के बदले में सीधा CRR dash free reserves, debit to bonus. ओके. ना तुम लोग को है ना, ये तुम लोगों ने लिखा है राइट. दैट एंड ये कल बैटरी लो बंद
चलो, now I talk about something additional, जो तुम लोग को ईसॉप के टाइम काम आएगा, बट पहले बोनस खत्म कर देते हैं। बोनस के टाइम तुम लोग को मैंने बोला ना, व्हाट हैपेंस इन इन प्रैक्टिकल सिनेरियो को। एसी का रिमोट है, तो फैन बंद कर। हाँ सुनो, सो प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है पता है? व्हेन यू हैव अ बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल से 100, जनरल रिजर्व another 100, debentures PNL 50, debentures 50, creditors 20, 100, 320, fixed assets 150, अभी whenever you are, there are some concepts, एक होता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये याद रखो, आगे काम आने वाले, तो मैं सिलेबस में है, ठीक है। मेरे को बताओ आउटसाइड लायबिलिटीज कौन सा है इन द गिवन बैलेंस शीट? लोन्स कहाँ है? हाँ, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स। लोन्स बराबर है बट ये बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स आर आउटसाइड लायबिलिटीज, यस। तो what are P&L, what is general reserve, what is equity share capital? They are liabilities but they are not termed to be outside liabilities, they are termed to be owners funds। सुना समझा कंसेप्ट? ओनर का फंड, आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज प्रैक्टिकली यूज होते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए रेफरेंस की ये सब तुम्हारे लिए भी काम का है, ठीक है। सो वेन एवर यू गिव बोनस, ठीक है, एक होता है नेट एसेट्स, एक होता है वैल्यू पर शेयर। नेट एसेट्स मतलब ही बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, एंड अनदर थिंग इज बुक वैल्यू पर शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 है, सपोज नंबर ऑफ शेयर्स इज 10, सपोज, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा पता है? 10 रुपीज। सपोज ये रुपीज इन लाख है, रुपीज इन लैक्स, ठीक है, ये भी रुपीज इन लाख है, ओके। तो 100 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। सपोज 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, तो तुम लोगों का आंसर आएगा 10 लाख इक्विटी शेयर्स। इफ फेस वैल्यू इज 10, तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? इज 10 लाख। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? 100 लाख का अमाउंट है, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 लाख आएगा। नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर? बुक वैल्यू पर शेयर इज नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। समझा? इन आवर केस लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स 320 माइनस 20 माइनस 50, समझा कि नहीं? अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10 लाख, तो 10 लिखता हूँ, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा पता? 320 माइनस 20, 300, 50, 25 पर शेयर। चेक करो, समझा क्या क्या बोल रहा हूँ? समझा? 25 पर शेयर।
अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज नोन एज बुक वैल्यू पर शेयर. ठीक है. नाउ whenever you give bonus, whenever you give bonus, your book value per share will change, but net assets will not change. I repeat, whenever you give bonus, तुम्हारा टोटल नेट एसेट्स विल रिमेन द सेम, लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर चेंज होगा, पर शेयर अमाउंट चेंज होगा, टोटल रिमेन्स द सेम. क्यों? क्योंकि तुम लोग जब बोनस देते हो तब खुद ही का जनरल रिजर्व पीएनएल को डेबिट करके इक्विटी शेयर को बढ़ा देते हो. समझा कि नहीं समझा? वापस बोलू. जब तुम लोग बोनस देते हो, व्हाट इज द एंट्री फॉर बोनस, इसलिए ये पहले लिखा है. व्हाट इज द एंट्री फॉर बोनस? बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड उसके बाद सीआर या फ्री रिजर्व डेबिट टू बोनस. मतलब इफेक्टिव एंट्री क्या है? कहने से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व या सीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. यस और नो? विच मीन्स ये डेबिट होएगा तो ये कम होएगा जनरल रिजर्व, एंड ये बढ़ जाएगा. इधर से रैंडम बोनस देते, लेट्स से बोनस इशूड, बोनस इशू इज 1:2, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. कितना शेयर्स हेल्ड है किसी को पता है यहाँ पे? बाकी लोग कितना शेयर्स है? 10 लाख है, मतलब 10 लाख शेयर्स हेल्ड है. 1:2 बोनस में कितना शेयर्स देना पड़ेगा? 5 लाख. मतलब 5 लाख रुपीस का अपने को एंट्री करना पड़ेगा इधर जनरल रिजर्व से यहाँ पे. 5 लाख शेयर्स का, 5 लाख रुपीस का नहीं. 5 लाख शेयर्स मतलब इंटू 10, 50 लाख रुपीस. तो यू विल पास एन एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस और एंड बोनस टू समथिंग. तो इवेंचुअली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख. 50 लाख. ये समझा कि नहीं समझा? पक्का बॉयज? समझा कि नहीं? सो इस वजह से क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व विल बिकम 50, दिस विल बिकम 150, बाकी सब सेम रहेगा. डू यू थिंक दैट टोटल एसेट्स का फिगर चेंज हुआ है? नहीं. आउटसाइड लायबिलिटीज का फिगर चेंज हुआ है? नहीं. तो नेट एसेट सेम रहेगा कि नहीं? सेम रहेगा कि नहीं? लेकिन अब नेट एसेट्स जो यहाँ 320, यहाँ तुम लोग को आंसर आया 250 का नेट एसेट्स, दिस विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 10, दिस विल डिवाइडेड बाय 15. नहीं समझा? सुनो, स्टार्टिंग से नेट एसेट समझा, पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं. ये समझा? समझा सबको? पक्का? नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख समझा बॉयज? समझा? ये समझा? नहीं? ठीक है. देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज बुक वैल्यू पर शेयर. ठीक है. उसके पहले देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज नेट एसेट्स नोन एज बुक वैल्यू. उसका फॉर्मूला इज ये, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. समझा कि नहीं? पक्का? दिस विल गिव यू द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, कितना कंपनी का वर्थ है, ओनर फंड कितने. पर शेयर ढूंढना है तो क्या करेंगे सर? अब तुम लोग को ईपीएस पता है? क्या होता है ईपीएस? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला याद है? याद करो, आना चाहिए. किधर पढ़ा है अर्निंग पर शेयर? लेवरेज. करेक्ट. क्या पढ़ा था? स्टार्ट करते थे सेल्स लेस Earnings फिक्स for equity वेरिएबल shareholders कॉस्ट. upon एक सेकंड, एक सेकंड. यस तनिष बोल. earnings for equity shareholders divided by number of shares. अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब पहले तूने ढूंढा इतना अर्निंग्स इक्विटी वालों का है बॉस, एंड देन यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू गेट एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग है. यस और नो? वैसे ही पहले पूरे शेयर होल्डर्स का वैल्यू ढूंढ लो. तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू ये है टोटल, इतना बुक वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू, एंड बाद में डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स को टू गेट व्हाट इज द पर शेयर वैल्यू. समझा कि नहीं? तो वो एक फॉर्मूला है नेट एसेट्स का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो यू गेट द पर शेयर वैल्यू. समझा कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? ओके. सो नाउ माय पॉइंट इज, जब तुम बोनस देते हो तो तुम बोनस के लिए ये एंट्री पास करते हो. यू विल पास दिस एंट्री फॉर बोनस. यस और नो?
Understood or not? This entry will be passed for bonus, yes or no? This entry will be passed for bonus, and at the same time you will have new shares coming into the balance sheet. समझा कि नहीं? तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितने से बढ़ेगा? यहां से 5 लाख। 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू 50,000, 50 लाख, सॉरी, फेस वैल्यू 50 लाख। समझ में आया? मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व 50 लाख से कम हो जाएगा। समझा कि नहीं? अभी भी नहीं समझा? क्यों सर? क्योंकि एंट्री मारोगे तुम लोग, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व 50 लाख से कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाएगा। क्या हो गया प्रियंका? फेस वैल्यू 50 लाख कैसे आया? क्या? एक मिनट, क्या पूछ रही है? फेस वैल्यू 50 लाख कैसे आया? 5 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज। 5 लाख तो शेयर्स है ना, 10 रुपए से मल्टीप्लाई तो 50 लाख होएगा। अरे नेट एसेट कैसे ढूंढा जाता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये देख, ये 320 टोटल एसेट्स है, -20, और अगर तुझे ये 320 लगा सपोज, तो भी क्या फर्क? टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज तो सेम ही रहता है ना। तो ये 320 ले या ये 20 ले, इट्स वन एंड द सेम, राइट? सो 320 -20 -50, दैट विल गिव यू नेट एसेट्स। अभी समझा सबको कि अभी भी कंफ्यूजन है ना? मेरे को एक बात बताओ, अगर बोनस देंगे तो नेट एसेट्स पे फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। लेकिन क्या वैल्यू पर शेयर पे फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स, तुम लोग खुद ही सोचो, तुम लोग जब ईपीएस करोगे ना फॉर दिस सम जिसमें बोनस दिया है, तुम लोग का अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में चेंजेस नहीं होते, लेकिन अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस होएगा, तो ईपीएस हाफ हो जाएगा, हाफ या जो भी है चेंज हो जाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ ये सब? में व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग ऑल दिस इज तुम लोग को ये बताने के लिए कि व्हेन देयर इज अ बोनस इशू, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर चेंज होता है। ठीक है? व्हेन देयर इज अ राइट्स इशू, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर चेंज होता है। समझा? लेकिन व्हेन देयर इज ईसॉप, अब सबका मीनिंग समझो। बोनस मतलब फ्री में सबको शेयर्स गया, सब शेयर होल्डर्स को। राइट शेयर्स मतलब सस्ते में सबको ऑफर गया, एंड मैक्सिमम उसको अप्लाई करते हैं, एंड दुनिया को खबर पड़ जाता है कि ऐसा कोई राइट्स इशू आया। यस। ईसॉप में हाउएवर एलिजिबिलिटी पे रहता है, और छोटे एम्प्लॉय, मुंबई में ये ऑफिस में ये लोगों को बोला है, पूरे इंडिया को तो मालूम, पूरी इंडिया छोड़ो पूरे मुंबई को भी मालूम नहीं रहेगा कि ईसॉप दिए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ पता है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर का इन्फ्लुएंस इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मेजरली, एंड डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। अंदर का कोई खबर है क्या, प्रॉफिट होने वाला है क्या, लॉस होने वाला है क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर तुम्हें पता है एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो अभी नॉर्मल दिखा रहा है, सब अभी तक का फाइनेंशियल सब ओके ओके आ रहा है, लेकिन दिसंबर में वो लोग को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, उस वजह से जैन फेब मार्च में तोड़ प्रॉफिट होने वाला है, तो तुम्हारा एक्शन क्या रहेगा वो पर्टिकुलर शेयर के प्रति? तुम उसको खरीदने के लिए जाओगे, बेचने जाओगे, क्या बाय करने के लिए सोचोगे ना? तो तुम जैसा सोचो बाकी दुनिया को भी वही लगेगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा? राइज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा कि कम होएगा? दैट इज व्हाट विल हैपन टू द शेयर प्राइस, राइट? कुछ समझ में आ रहा है? तो शेयर प्राइसेस आर ऑलवेज मेजरली डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई फॉर शेयर्स। ठीक है? और बाकी फैक्टर्स भी है, बट डिमांड एंड सप्लाई हैज टू बी मेजर। बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड सप्लाई इंपैक्ट होता है, और उस वजह से प्राइस इंपैक्ट होता है। समझ रहे हो ना? द पॉइंट बीइंग कि अगर तुमने किसी ने बोनस दिया, तो तुम्हारा पूरे, वो तो थियोरेटिकली मैथमेटिक्स ही चेंज हो जाएगा कि अब तक मार्केट वैल्यू इतना था, अब बोनस अगर 1:1 गया तो वो रेशियो में शेयर का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अचानक मार्केट में बढ़ गए हैं, फ्री में आ गए, एंड लोग उतने ही है, प्राइस जो पुराना था, अभी सब लोग को मालूम पड़ गया बोनस हुआ है, तो प्राइस सेम नहीं है। ठीक है? जब राइट्स इशू होता है, तब पूरे दुनिया को मालूम रहता है कि राइट्स इशू चल रहा है, और प्राइस भी चल रहा है। इट्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, राइट प्राइस क्या है, राइट्स इशू कितने का है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे विल परचेज द न्यू शेयर्स
इट विल इम्पैक्ट योर मार्केट वैल्यू, इट विल इम्पैक्ट योर मार्केट वैल्यू। बट जब ईसॉप होता है ना, तब अपन, ये रूम में मैंने बोला, ये रूम के बाद बाकी एम्प्लॉयज को भी शायद नहीं मालूम कि ईसॉप चल रहा है, ठीक है। दूसरे कोई कम अपने पास बहुत सारे ऑफिस है, तो अपने पुणे ऑफिस, नासिक ऑफिस, बैंगलोर ऑफिस, ये लोगों को मालूम ही नहीं है ईसॉप के बारे में, पता ही नहीं है। सिर्फ मुंबई ऑफिस में मैंने बोला ईसॉप मिलेगा। सो समझ लो इन्फॉर्मेशन कितना लिमिटेड है, और कितने कम लोग ऐड हो रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स में, तो इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? ये चीज दिमाग में फिट कर लो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राइट्स इशू में तुम लोगों ने कल एक चीज किया था, दैट इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट्स। उसमें तुम लोगों ने व्हाइल डूइंग सो यू कैलकुलेटेड दिस, राइट, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। क्योंकि देयर इन थियरी द मार्केट प्राइस विल चेंज बिकॉज द होल मार्केट नोज कि नया राइट शेयर्स आ रहा है, क्या हो रहा है कंपनी के साथ। दीज एक्शंस आर टर्म्ड एज कॉर्पोरेट एक्शंस। सुना तुम लोगों ने कंसेप्ट कॉर्पोरेट एक्शन? नहीं, नहीं सुना। वो कॉर्पोरेट एक्शन इज ऑलवेज बैक्ड बाय यू पीपल। मैं सिर्फ जानबूझ के लिखता हूँ, मेरे को ऐसे टाइम पास करना है। डू यू यूज चैट जीपीटी? एवरीवन इज अवेयर, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारा कॉलेज है तो फिर तुम करते हो। मैं नहीं यूज करता था अंटिल 3 मंथ्स, 2-3 महीने पहले मुझे ऐसे ही सूझा कि मैं चैट जीपीटी करके देखता हूँ, गूगल नहीं करता हूँ। एंड देन आई रियलाइज द डिफरेंस एंड ओके, इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट अच्छा है। हाँ, सो माय पॉइंट इज, what are corporate actions? Corporate actions are events initiated by a company that cause material changes in the operations, financial structure, or the rights of the shareholders, such as dividends, stock splits, merger and acquisition. Merger and acquisition छोड़ो, dividends तुम लोग को पता है। stock split सुना है तुम लोगों ने? stock split क्या सुना है? एक शेयर का 2 शेयर हो गया ना, तो स्टॉक स्प्लिट होता है, ठीक है। जनरली फेस वैल्यू कम होता है। अगर फेस वैल्यू बढ़ गया तो कंसोलिडेशन होता है, मतलब 2 शेयर मिलके एक शेयर बन जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10 रुपीज, ठीक है। अगर इसका मैं, एक शेयर 10 रुपये का है, टोटल वैल्यू 10। अगर मेरे को इसको स्प्लिट करना है तो मैं कुछ भी स्प्लिट कर सकता हूँ, लेकिन मेक श्योर करो कि ओवरऑल वैल्यू सेम रहना चाहिए। मतलब अगर मेरे को एक का 2 शेयर्स करना है तो 2 शेयर्स हो गए, बोलो इसका स्प्लिट में अमाउंट कितना होएगा, या क्या कह सकते हैं प्राइस क्या होएगा, 5, बिकॉज टोटल 10 रहना चाहिए। समझ में? सो दिस इज अ स्प्लिट। अगर यही 10 रुपए का शेयर मुझे 5 शेयर्स कन्वर्ट करना है तो कितने का रहना चाहिए? 2, क्योंकि 5 into 2 10 रहना चाहिए, वो बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज स्टॉक स्प्लिट। एक स्टॉक 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में टूट गया। अब सपोज 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 5 शेयर है, टोटल 50 हो गया। समझा? मेरे को ये 10 रुपए का शेयर कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट मतलब छोटा छोटा शेयर्स को कंबाइन करना है। तो कितना शेयर्स बनाऊंगा तब जाके मेरा 50 रुपए का एक शेयर होएगा? ऐसे 5 शेयर्स। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10 रुपए इंटू 5, या फिर 50 शेयर इंटू 1। 50 शेयर नहीं, 50 रुपए इंटू 1। आई एम सेइंग आई हैव 5 शेयर्स इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 शेयर इंटू 50 रुपीज। यस और नो? इक्वल है कि नहीं? सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। This concept is known as consolidation of shares. This is achieved by increasing the face value. तो अगर फेस वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर्स कम होगा, अगर फेस वैल्यू कम होएगा तो शेयर्स बढ़ेगा। तो अगर फेस वैल्यू कम होता है इट इज नोन एज स्टॉक स्प्लिट। समझा? एंड अगर फेस वैल्यू बढ़ जाता है इट इज नोन एज कंसोलिडेशन। मेजरली स्टॉक स्प्लिट होता है। क्यों बात कर रहा हूं ये सब? जनरल नॉलेज तुम लोग को पता रहना चाहिए। समझा? उसके रिलेटेड रूल्स तुम पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में, कैसे स्प्लिट हो सकता है, क्या ध्यान में रखने का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी क्लियर? नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होता है। तो पहले तुम लोगों को मैंने बोला बोनस के वजह से नेट एसेट सेम रहता है, लेकिन ये जो पर शेयर है ना ये चेंज होगा। वैसे ही जब तुम लोग डिविडेंड राइट्स देते हो तभी भी चेंज होगा, लेकिन ईसॉप के टाइम चेंज नहीं होगा। आया सबको समझ में? ये दिमाग में फिट कर दो।
ठीक है, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बात करने का है, कंसेप्ट नोन एज, तुम्हारा ईसॉप का फुल फॉर्म क्या पता है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन, राइट? वो स्टैंड फॉर ऑप्शन। तो ये ऑप्शंस नाम का एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है, वो क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है या बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज रहता है, ऐसे मेरे को तुम लोग से डिस्कस करने का है वो। कुछ समझ में आया? बट बिफोर दैट वी विल फिनिश सम नंबर 4, तो जरा सम नंबर 4 रीड करते हैं। शीट्स है ना? श्रावणी चल रीड कर सम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 नहीं, सॉरी, मैंने कौन सा वाला भेजा तुम लोग को? थर्ड भेजा है ना? हाँ, थर्ड रीड करो। Others limited had an accumulated amount of general reserve of rupees 5 lakh. The director रीडिंग। the director of एक मिनट, एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर पता है सबको? 4.3.8, ठीक है, ओपन करो सब लोग। अच्छा, ये लिखा है क्या तुमने जो स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ। पक्का? तो इसका सोल्यूशन ही लिखना है ना? ठीक है, रीड, चलो स्टार्ट से रीड। Others limited had stated amount of general reserve of rupees 5 lakh. The director of Anuj Limited decided to declare bonus shares out of the general reserve and to utilize the dividend of the following manner: to make 10,000 partly paid shares of rupees 10 each, paid up at rupees 6 each as fully paid up, to distribute four fully paid up, four fully paid bonus shares of rupees 10 each at rupees 12 each for 5 fully paid existing 20,000 shares of 10 each. Show general entry in the books of Anuj Limited to give effect to the above adjustments. सबसे पहले तुम लोग देखोगे तो अनुज लिमिटेड का जर्नल रिजर्व बहुत है, तो उसके लिए उन्होंने पहले क्या किया, दे गिव अ बोनस कॉल। मतलब क्या, 4 रुपए का दे सेड क्या है, पहले हम लोग 4 रुपए का जो शॉर्टफॉल है ना, 6 रुपए कॉल्ड अप था ना, कुछ तो है ना, और उसमें से 4 रुपए और भी कॉल करना बाकी है, तो हम लोग उसको माफ कर देते। दिस कंसेप्ट इज नोन एज बोनस कॉल। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस इन द पास्ट, बट अभी वापस सुन लो, ठीक है? देयर आर कंसेप्ट नोन एज बोनस शेयर, जो अपन ने डिस्कस कर लिया अभी, अभी क्या, आधा घंटा पहले, ठीक है? देयर आल्सो नोन एज बोनस कॉल। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कॉल मनी ड्यू है, कंपनी को कॉल मनी कलेक्ट करना है, अपने को पे करना है, तो कंपनी क्या बोलती है, मत दे कॉल मनी, मैं ऐसे ही तेरा फुल्ली पेड कर देती हूँ। सुना? वापस समझो। सपोज एप्लीकेशन के टाइम 5 रुपए दिया, अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपए दिया, एंड कॉल के टाइम 2 रुपया है। अभी तक सिर्फ इतना कॉल्ड अप है, अभी तक सिर्फ 5 + 3 8 रुपए कॉल्ड अप है, 2 रुपया भी कॉल करना बाकी है। सुना? उसके बाद मैं 2 रुपए का कॉल करता हूं, तो एंट्री क्या है पता है, याद है तुम लोगों को? ड्यू करने का, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ड्यू कर दिया। ड्यू करने का मैं बोलता हूँ माफ किया जा, मत दे पैसा। समझ में आया? विच मीन्स वी आर एक्चुअली आस्किंग द शेयर होल्डर्स पैसा दे, और बाद में वही नोटिस में लिख के भेजा ये तुमको माफ कर दिया है मैंने। समझा कि नहीं? दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज बोनस कॉल। कॉल मनी बोनस मिल गया। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, मतलब अब क्या होगा, इक्विटी वालों को सर क्या फायदा उसका, इक्विटी वालों ने सिर्फ 8 रुपया भरा है, लेकिन उनका फुल्ली पेड माल मान लिया जाएगा। सुना? नहीं समझ लो, 8 रुपया भरा है आउट ऑफ 10, 2 रुपए का तेरे को नोटिस भेजा और बोला पैसा मत भर, सर तो 6 रुपये नोटिस भरा है ना? 5 + 3 8 होता ना? नहीं नहीं, 6 का? ये सब में। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार। अच्छा, एग्जाम। हाँ, तो बोनस यहाँ पे इसलिए तो ये स्क्रीन पे हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नॉट दिस सम, ठीक है? हाँ हाँ। ये कोई और भी ऑनलाइन कौन है? ओप्पो, ओके। वो गई, वो रहेगी क्या? हाँ, कसं विचारू, वो विचार चॅट वर। हाँ,
what is the name? हाँ सर, ओके. What is the name again? मेरे को समझ में नहीं आ रहा. Garcia. Sorry if I'm mispronouncing your name, but it's you, right? हाँ, उसने हाँ सर किसके लिए लिया मेरे को नहीं मालूम ना. अभी मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा. अरे इंट्रोवर्ट है तो यस नो भी नहीं बोलेगी क्या? कुछ भी तुम लोग बोलते हो. वो इंट्रोवर्ट है, ये तुम्हारे नाम पे कुछ भी बोलते हैं लोग. इंट्रोवर्ट है. अरे स्वतः बोलली असेल पण येस नो तर बोलेल ना इंट्रोवर्ट माणूस पण. इंट्रोवर्ट मतलब इज ऑपोजिट ऑफ टॉकेटिव. दैट पर्सन इज नॉट टॉकेटिव. अप्रोच नहीं करेगा फटाक से. येस नो तो बोलेगा ही ना. एनीवे. हाँ हाँ, आय नो. आय कॅन इमॅजिन. ती हसत असते. अब आदत हो गई है. इंट्रोवर्ट लोग टाइप बराबर करते हैं. ओके नेवर माइंड, चलेगा. नाउ लिसन, सुनो. ऐप एप्लीकेशन में 5 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया. ऑलराइट नाउ फर्स्ट कॉल में मैंने तुमसे पैसा मांगा एंड आई टेल यू डोंट पे. समझ में आया? दिस इज नोन एज बोनस कॉल. इसका हम क्या एंट्री मारेंगे एज कंपनी? तो पहले कॉल ड्यू करो. कॉल ड्यू करो. फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो करो. नेक्स्ट एंट्री क्या रहता है यूजुअली? बैंक अकाउंट डेबिट. पैसा मिलता है ना. अब पैसा नहीं मिलेगा. अब तुम लोग ही बेयर कर रहे हो, तो तुम लोग वो बोन जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है ना उसको राइट ऑफ करोगे. किससे? सेम. फिर रिजर्व, सीआरआर. समझ में आया? इसमें वो नहीं आएगा, मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, इसको नहीं देना. सीआरआर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी. बोनस कॉल, बोनस शेयर, वो प्रायोरिटी फर्स्ट है, क्योंकि सीआरआर शुड गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल. दैट इज द पर्पस. तो जब तू बोनस कॉल भी दे रहा है ना, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल. समझा सबको? इज दिस क्लियर? सो दिस इज नोन एज बोनस कॉल. नाउ आई डिड डिस्कस अबाउट दिस इज बिकॉज हमारे सब में है. 6 रुपए का तुम लोगों का पेड अप वैल्यू है. पहले वो बोलते तुमको बोनस कॉल देगा और तुम्हारा शेयर्स को फुली पेड कर देगा. तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग रेगुलर एंट्री मारोगे. फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या जो भी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड देन राइट इट ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व, पीएनएल, फ्री रिजर्व, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो. समझ में आया? दिस नोन एज बोनस कॉल. एंड बोनस शेयर्स भी दिया है बाद में. वो बोनस शेयर का एंट्री हमने पढ़ लिया. आया सबको समझ में? इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट इन द क्वेश्चन यू आर मेकिंग 4 रुपीज का 10 रुपीज. बाद में बोनस का रेशियो क्या है? व्हाट इज द बोनस का रेशियो? रेशियो ऑफ बोनस इज 4:5, राइट? चेक करो. रीड द क्वेश्चन एवरीवन. होल फुली पेड शेयर फॉर 5 हेड. यस और नो? तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया है अभी. वो 20,000 शेयर्स को इशू किया है. उसका बोनस शेयर्स कितना आएगा? 16,000 शेयर्स. 4:5 है ना. तो 5 के बदले 4, तो 20 के बदले कितना? 16,000. सुना सब लोगों ने? यस और नो? टोटल 16,000 शेयर्स आएगा. लेकिन कितने रुपए पे? कितने रुपए पे आएगा पता है? इट विल बी हैपनिंग एट 12 रुपीज. नया कंसेप्ट. इट विल बी हैपनिंग एट 12 रुपीज. हम लोगों ने यहाँ पे क्या एंट्री पास किया? बोनस. एग्जैक्टली, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल किया कि नहीं यहाँ पे? मतलब वो पार वैल्यू है. तो इधर अभी एंट्री क्या मॉडिफाई हो जाएगा मालूम है? इधर एंट्री विल बी बोनस. डेबिट होएगा 12 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल. करेक्ट. 10 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. 2 रुपये. समझ में आया कि नहीं? नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल वे सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश. क्यों सर? क्योंकि पैसा नहीं मिलने वाला है इसका. बोनस शेयर लिया है अपन ने 12 रुपए पे. समझ में आया कि नहीं? सो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिलने वाला है, वो अपना ही रिजर्व है जो कन्वर्ट हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? सो पहले ये एंट्री होगा. नेक्स्ट एंट्री विल बी सेम, जो भी है सीआरआर स्लैश फ्री रिजर्व्स टू बोनस. समझ में आया कि नहीं? इज इज अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. तो हमने सब में पहले फिर बोनस दिया और उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया. बस उतना ही है ना सब. चलो ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन, कॉपी कर लो. अमाउंट्स मैंने नहीं लिखा है, तुम लोग को लिखना पड़ेगा. तनिष समझा गया?
हाँ And let's study something dead practical, finance. Have you heard of the term? Of course, you have heard of the term equity shares, but have you heard of the term this? Now, maths के students, I am not talking about integration and derivatives or derivatives. Have you heard of this derivatives? एक example देता हूँ. Have you heard of this term? Forward contract. नहीं. Okay. ये किसने बोला? क्या बोल? Just repeat what you said. Say. Just future. अच्छा ठीक है. ठीक है, दोनों सिमिलर है. बेस ये है. इसके बारे में सुना है? नहीं सुना. ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले ये समझो 1 ये क्या होता है मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट? इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज. तिकडचं गाणं चालतं. अडवलो. फ्लाईट वर टाक, तिकडे जाऊन लावून ये. इथे इथे नाही आहे पॅन्टन नाही. इथे जा. का? टेस्ट केलं ना मग आम्हाला आमची पण आहे उद्या. अब सुनो. What do you mean the forward contract? A purchases a laptop from B today. ठीक है, at 50,000 rupees. This is an example of a spot contract. ठीक है, spot trade. आज जा रहा हूँ B के पास and जाकर मैं purchase कर रहा हूँ. What is the example of forward contract? A will purchase laptop from B at the rate rupees 50,000 on फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है? यस, फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है? करेक्ट, एक प्रेजेंट स्पॉट ट्रांजेक्शन है और एक फ्यूचर डेटेड है. तो तुमने जब भी कोई फ्यूचर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया ना, that particular contract is termed as a forward contract, where the transaction का execution will happen in the future. Every party has an obligation. ये correct है कि wrong है? In a contract, every party has an obligation. Is this term correct or incorrect? Correct. In this case, who has what obligation? A का obligation क्या है? लैपटॉप परचेज करना, which means कैश भरना, right? And B का क्या obligation है? लैपटॉप सेल करना. Yes, so he has to make arrangement for the laptop, right? Now, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का यूज क्या है? मे बी अभी ए के पास पैसा नहीं है, बाद में मिलने वाला है. मे बी बी के पास अभी लैपटॉप नहीं है, बाद में मिलने वाला है. कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से ये स्पॉट नहीं हो सकता. इट हैज टू बी पोस्टपोन्ड टू द फ्यूचर. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट? द यूज इज तुम लोगों का आज बैठे बैठे फ्यूचर डेट का एक ट्रेड सेट हो गया. सो एक का खरीदना एक का बेचना सेट हो गया आज बैठे बैठे, राइट? एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली इन्फोर्सेबल. तो ब्रीच वीच होगा तो फिर अपने को कॉम्पेंसेशन डैमेज सब मिल जाएगा.
लेकिन आज बैठे बैठे आई एम वेरी मच assured of a price as a seller and that person is assured of a product in the future. समझ में आया कि नहीं? This is an example of a forward contract. On the due date, अगर मान लो कि बाहर लैपटॉप का प्राइस 45,000 है, अब ये चीज करने का एक और फायदा क्या है पता है? मेरे को लगा प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, मैंने वो बारे में अभी तक बात ही नहीं किया। मैंने क्या बोला? बायर इज अश्योर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट, सेलर इज अश्योर्ड ऑफ अ सेल, पर हमने ये तो टच अपॉन किया ही नहीं कि प्राइस भी तो फ्लक्चुएट होता है। समझा क्या हो गया? कुछ नहीं समझा? समझा ना? प्राइस भी तो फ्लक्चुएट होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वो तो मैंने लिखा ही नहीं। प्राइस है ना, हिल रहता है। अप्रोक्स का प्राइस सुबह को 45,000 देता है, शाम को 50 होता है, फिर मार्केट एंड होते होते वापस 45 पे आ जाता है, कभी 45 से 60 चला जाता है, वापस आ जाता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, राइट? इट इज एन डिराइव्ड एग्जांपल फ्रॉम शेयर्स, ठीक है? लैपटॉप में ऐसा नहीं होगा बट शेयर्स में ऐसा होता है। ओके, सो ऐसे केस में मेरे को वो प्राइस है ना फिक्स करना है। चलो इफ नॉट सुबह शाम, एटलीस्ट आज लैपटॉप का प्राइस 45 है, कल 46 हो सकता है, परसों 42 हो सकता है। एवरी डे द प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो मेरे को प्राइस लॉक करना है, ऑलराइट? ये कॉन्ट्रैक्ट को प्राइस लॉक करने में हेल्प करता है। समझ में आया कि भाई 50,000 फिक्स, पर इसमें एक रिस्क है, बायर साइड का और सेलर साइड का, दोनों साइड का रिस्क है प्राइस को रिलेटेड। तो जरा सोचो बायर साइड पे क्या रिस्क है। You have two options. You can obviously purchase from B or purchase from the market. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने एंटर कर लिया तो मैंने क्या रिस्क लिया है बताओ एज अ बायर? बोल, तो कुछ बोल रहा था सुखी आत्मा। बढ़ा कि कम हुआ? तेरा रिस्क क्या है एज अ बायर? कम नहीं समझा? प्राइस बढ़ना कम होना इज द प्रॉब्लम, आई नो, बट एज अ बायर एक सिचुएशन तुमको अच्छा लगेगा, एक सिचुएशन तुमको अच्छा नहीं लगेगा। सो आई वांट यू टू थिंक एज अ बायर तुम्हारे लिए फेवरेबल क्या है, प्राइस बढ़ना कि प्राइस कम होना? एक मिनट, मेरा सवाल वापस, तुम लोग कम होना फेवरेबल इज नॉट प्राइस कम होना, बट तुम लोगों को डर क्या लग रहा है ये बताओ? प्राइस बढ़ेगा तो मैंने 50,000 पे लॉक कर दिया, राइट? तो अब मैं 50,000 पे चला गया तो मेरे को रिस्क है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा। मैंने तो 50 का डील कर लिया, अब मेरे को डर क्या है कि शायद फ्यूचर प्राइस कम हो जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं बच गया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था ना तो तुम लोग बोले हो बराबर है, प्राइस बढ़ेगा, मेरा रिस्क है, फेवरेबल क्या है, प्राइस कम होना। तो मैं वही सोच के 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। अभी अगर 2 अक्टूबर को सेल वेल लग गया और गलती से हर एक लैपटॉप 45 के तक मिलने चालू हो गया तो वो रिस्क लेके चल रहा हूं। समझ में आया? पर अगर सेल लगा तो, नहीं लगा 2 अक्टूबर को सेल, तो जो प्रिवेलिंग प्राइस है 55,000 वो प्राइस चलता रहेगा, तो मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फायदा हो जाएगा। तो मेरा रिस्क ये है कि आफ्टर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट शायद प्राइस कम हो जाए। कुछ समझ, पर वो रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर किया तो प्राइस बढ़ने का भी तो रिस्क ओपन है। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं क्यों एक बायर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। सेलर का क्या रिस्क है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले सेलर का क्या रिस्क है? प्राइस कम होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद एटलीस्ट अश्योर हो गया कुछ भी हो जाए 50,000 तो मिल रहा है प्राइस। एंड उसके बाद रिस्क क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद? कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया लेकिन कंप्लीट द फॉलोइंग, प्राइस बढ़ गया तो। समझ में आ रहा है क्या? बाहर और अच्छा प्राइस मिल सकता था, अभी इसको बेचना पड़ेगा 50 में, तो ये रिस्क तो हमेशा रहेगा ही। तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक इनहेरेंट रिस्क है कि तुम लोग जो चीज सिक्योर कर रहे हो, हाँ भाई प्राइस 50,000 सिक्योर हो सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन हो, तुम या तो इट विल बी फेवरेबल टू यू 50,000 या इट विल नॉट बी फेवरेबल टू यू, पर ये रिस्क रहता ही है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है, ठीक है? आज अपन कुछ ग्रो कर रहे हैं, 2 महीने बाद ग्रो होगा, उसके बाद का प्राइस एंटिसिपेट किया जाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर। क्यों? तभी अच्छा प्राइस मिला, नहीं मिला, अभी मेरे को ये बहुत मजा आ रहा है प्राइस, तो रिस्क क्या है? तभी और अच्छा प्राइस मिल गया तो ठीक है, अब वो तो लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि तभी अचानक सब लोग गेहूं देने लगे, प्राइस गिर गया तो एटलीस्ट आई हैव लॉक्ड माय प्राइस।
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया कि नहीं? अब एक कंसेप्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज, सुना सब लोगों ने? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि मेरे होम करेंसी, हम इंडिया में बैठे हैं, हमारा होम करेंसी इज रुपीज, अगर उसके अलावा कोई भी ट्रेड हुआ है ना, दैट्स अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड। फॉरेन एक्सचेंज का हमेशा प्राइसेस रहता है कि तेरा करेंसी मेरे कितने रुपए में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू ₹80। 80 नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, 88 हो गया ऑलमोस्ट, बट लेट अस बी रीजनेबल, 85, ठीक है। मतलब $1 इक्वल टू 85। अब मजा सुनो, सपोज मैंने अमेरिका में किसी के साथ ट्रेड किया, आई हैव एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज $1,000। समझ में आया? आई हैव एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज $1,000। सुन रहे हो सब लोग? एक्सपोर्ट मतलब सेल, एंड पैसा अभी नहीं मिल रहा है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस? एक्सपोर्ट मतलब सेल, एंड इट इज अ क्रेडिट सेल क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस? क्या है, क्या टू सेल्स? क्रेडिट टू सेल्स। सोचो, जस्ट बिकॉज मैंने तुम लोग को बोल दिया कि ये एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है और वो आदमी बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारा बेसिक जर्नल एंट्री चेंज होएगा क्या? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? बैंक कैसे हुआ क्रेडिट सेल्स? सेल टू क्रेडिटर रॉन्ग है, क्रेडिटर टू सेल भी रॉन्ग है। क्रेडिटर कहां से आया? क्रेडिटर मतलब क्या? डेटर्स डेबिट टू सेल्स। तुम लोग बेसिक मत भूल जाओ यार ये सब चीज में। सुनो, बेसिक एंट्रीज डेटर डेबिट टू सेल्स, सुना क्या? सुना? अब सीन ऐसा है ना, अपना लेन देन है ना $1,000 में फिक्स हुआ है, मतलब वो आदमी से $1,000 मिलना चाहिए। क्या हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉलर में मेंटेन हो रहा है? नहीं, हम रुपीज में मेंटेन कर रहे हैं। तो वो दिन पे इसको कन्वर्ट करेंगे 85, समझा? तो इट बिकम्स 85, 1 2 3 3 0, समझ में आया? मतलब वहां एंट्री होगा डेटा डेबिट टू सेल्स 85,000। क्या चल रहे हो, बाहर निकली है ना? क्या उछले लगा? अच्छा, सब कार्टून कर रहे हो तुम लोग। सुनो, योर एंट्री विल बी डेटा डेबिट टू सेल्स 85,000, सुना कि नहीं? तुम्हारे बुक्स में 85,000 बेस अमाउंट है, लेकिन याद रखो तुम लोग को उससे $1,000 मिलने चाहिए। समझ में आया? अब होता क्या है, सपोज कल डॉलर का भाव गिर गया, समझा कि नहीं? वो तुमको दे रहा है कल $1,000, उसने कुछ गलत किया है क्या? नहीं। तो उसने $1,000 दिया, मेरे पास पैसा कितना आएगा कन्वर्ट करके? समझ में आया? मतलब ट्रेड किया, गुड्स क्रेडिट में बेचा, पैसा भी टाइम पे मिल गया, फिर भी $1,000 का लॉस हो गया यार। कुछ समझ में आ रहा है? हो रहा है कि नहीं? 1,000 का लॉस। डेटर डेबिट टू सेल्स 85,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 84,000, $1,000 गया। किसका गलती है? किसी का नहीं है। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं? टू सेफ गार्ड फ्रॉम दिस, यू एंटर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ whom? विद अ बैंक। कि सपोज ये डेटर 1 महीने बाद पैसा देने वाला है, मेरे को डॉलर मिलेगा, मैं डॉलर सेल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बैंक के साथ कर लूंगा कि बॉस ये दिन पे मैं तुझे $1,000 बेचने आऊंगा, कन्वर्ट करने मतलब बेचने, तू मुझे क्या बेस्ट रेट दे सकता है? तो मुझे चाहिए ₹85। बैंक बोलता है नहीं भाई, भाव गिरने वाला है, आई कैन बेस्ट गिव यू 84.5। ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है रख लेते हैं, और गिरा तो? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? और भी तो गिर सकता है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है? मैंने एंटर कर लिया 84.5 पे, बढ़ गया तो? अभी ये तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा। देखो देयर आर टू रिस्क, अगर गिर गया तो कितना गिरेगा नहीं मालूम, तो अपने नुकसान का भी नहीं मालूम कितना नुकसान होगा, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टर। अगर डॉलर गिरा तो हमारा नुकसान है,
डॉलर बढ़ा तो हमारा फायदा है, उल्टा है यहाँ पे, एक्सपोर्टर का उल्टा रहता है। सुना क्या सब लोगों ने? अपना करेंसी वीक हुआ ना तो अच्छा है एक्सपोर्टर के लिए। तो अगर डॉलर बढ़ गया ना तो मेरे को अच्छा है, $1000 मिलने वाले हैं। बढ़ गया तो मेरा भाव बढ़ने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट समझा कि नहीं? तो दोनों पॉसिबिलिटीज ना यार, 85 से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। हम लोग तो यहाँ पे अंतर्यामी नहीं है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके या फ्यूचर एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सके। तो ऐसे टाइम पे ट्रेडर क्या सोचता है, मेरे को ये टेंशन, और रोज रात को सोते हुए यही सोचूंगा डॉलर का भाव क्या है। कुछ समझ रहे हो? रोज रात को सोचूंगा, जब भी 85 के ऊपर क्या खुश होके सोऊंगा, जब भी 85 के नीचे गया वो दुखी होके सोऊंगा। ये सब चीज, ये सब करना है क्या लाइफ में आगे, जब तक वो डॉलर नहीं मिलता तब नहीं, अपने को बाकी कामकाज भी करने का कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सो इसीलिए कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हेल्प करता है। मैं जाता हूँ बैंक के साथ एक डील लॉक कर देता हूँ कि बॉस 1 महीने बाद आई विल सेल यू डॉलर एट 84.5। समझ में आया? अब हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं, कुछ भी डॉलर का भाव लेने दे। अगर किस्मत में लिखा है तो डॉलर 90 रुपए हो जाएगा, जाने दे, मेरे को 84.5 अच्छा भाव मिल रहा है, एंड यू कैन स्लीप पीसफुली। कुछ समझ में आया कि नहीं? आई एम जस्ट फर्स्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हेल्पफुल है। एंड यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सचेंज के थ्रू होता है, अगर दो लोगों के बीच में लिख के होता है इट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पर कोई एक्सचेंज आके बोलता है तुम मेरे पास आओ, मेरे पास ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तुम यहाँ ट्रेड करो, उससे फायदा क्या होगा? आई डोंट हैव टू फाइंड अ पर्सन, एक्सचेंज विल फाइंड इट फॉर समवन। आई गिव यू एन एग्जांपल, तुमको, तुम्हारे पास आशीष लिमिटेड के शेयर्स है, तुमको बेचने हैं, कैसे बेचोगे? ऐसा रैंडम बोलूंगे तो किसी को ढूंढना पड़ेगा ना, अरे कोई खरीदेगा क्या मेरे पास आशीष, सबको बैठ के मार्केटिंग करोगे। लेकिन अगर आशीष लिमिटेड का शेयर लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, विल यू हैव दिस प्रॉब्लम? जाओ मार्केट पे अपना प्राइस डालो, बिक जाएगा। यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है? तो यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने एग्जांपल दिया, जब किसी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है तो उसको बोला जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सबको समझ में आया? नाउ व्हाट इज द अंडरलाइंग न्यू लर्निंग हियर? एंड दिस इज नॉट योर सिलेबस, ये आधे घंटे से सब जनरल नॉलेज हो रहा है। कभी भी कोई भी बिजनेसमैन जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करता है वो अपने करेंसी का रिस्क फ्यूचर्स पे जाकर हेज करता है, सेफगार्ड करता है। अब ये सब हम क्यों सीख रहे हैं सर? बिकॉज हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है वो भी, बट अलग टाइप का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस अंडरस्टूड? समझा मीनिंग? समझा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ये जस्ट तुम लोग का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ नया सिखाया मैंने। अब देयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट नोन एज ऑप्शन, और वो एम्प्लॉयज के पास रहता है। ऑप्शन का मतलब होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है ना, अभी अपन ने बात किया ना, दो पार्टीज का ऑब्लिगेशन है। ए का क्या ऑब्लिगेशन है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? स्क्रीन देखो, लैपटॉप क्या करूं, परचेज सेल परचेज। बी का क्या ऑब्लिगेशन है? करेक्ट, वो प्रोडक्ट को, एक को खरीदने का ऑब्लिगेशन है, एक को बेचने का ऑब्लिगेशन है, राइट? व्हाट इफ आई टेल यू वन पार्टी हैज एन ऑप्शन एंड द अदर पार्टी विल हैव एन ऑब्लिगेशन? मतलब एक को ऑप्शन है कि खरीदना है तो मैं तेरे से खरीदूंगा, नहीं तो बाहर से भी खरीदूंगा, इवन आफ्टर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर ए खरीदेगा तो बी को बेचना ही पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन दिया तो इज इट फेयर फॉर बोथ द पार्टीज? पहले तो ये बताओ, किसके लिए फेयर है और किसके लिए अनफेयर है? ए के लिए फेयर है पर बी के लिए अनफेयर है। सिमिलरली अगर एक ऑप्शन ऐसा रहता कि बी बोलता है मैं तेरे को बेचना है तो बेचूंगा, नहीं बेचना है तो बाहर बेच दूंगा, और ए को ऐसा है कि अगर बी बेचने आया तो ए को खरीदना ही पड़ेगा, तो ए विल हैव ऑब्लिगेशन बट बी विल हैव ऑप्शन। इज इट फेयर? नो, one party is fair, one party is unfair. In the second example, B is getting a very fair option, advantage rather, and बेचारे A के पास unfair obligation। सुना कि नहीं सुना? समझा कि नहीं? सच टाइप ऑफ ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। पहले टाइप को बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय, खरीदना है तो खरीद, नहीं तो मत खरीद। एंड दूसरे टाइप के ऑप्शन बोलते हैं पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल, बेचना है तो बेच, नहीं तो छोड़ दे। समझा कि नहीं? सर ये ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है, ये तो अनफेयर है, ऐसा लोग हाँ क्यों बोलेंगे?
तुम लोग को सूझ रहा है क्या ऐसा कुछ? अगर तुम लोग ए होते और तुम लोग को बोला था खरीदने तो बाहर बाहर से खरीद लेना, तुम लोग क्या हाँ ठीक है तेरे से 50,000, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? प्राइस अगर 50,000 है तो मैं बी से लूंगा, प्राइस अगर 50,000 से कम है तो कहाँ जाओगे? बाहर जाओगे, और अगर ज्यादा है तो बी के पास आओगे। तो मतलब तुम अपना फायदा देख रहे हो, तो तुमको ये फायदा एक प्रिविलेज मिला है, और बी को क्या, अगर तुम आ गए तो उसको बेचना ही पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? सच काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज वन पार्टी प्रिविलेज, वन पार्टी ऑब्लिगेशन। तो इसको बैलेंस कैसे करेगा? सुनो, ये प्रिविलेज खरीदा जाता है, ये प्रिविलेज खरीदना पड़ता है। जो पार्टी अनफेयर है ना, उस पार्टी को कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, तब जाके वो फेयर होता है। ए बोलता है मैं तेरे से 50, मेरे को एक ऑप्शन चाहिए, मैं तेरे से या तो 50,000 में खरीदूंगा या बाहर सस्ते में खरीदूंगा। बी बोलता है ये क्या फालतू है, अनफेयर के लिए, मैं उसके लिए तेरे को पैसा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अपन आपस में बात करते हैं, एक पैसा डिसाइड करते हैं, और ए विल पे दैट पैसा और द प्राइस टू बी। नाउ इज इट अ फेयर ट्रेड? यस, नाउ इट इज वेरी मच फेयर ट्रेड। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर बाहर लैपटॉप सस्ता हुआ, ठीक है, लेट लेट मी गो क्रोनोलॉजिकली, पहले ए और बी एंटर करेंगे, ए बोलेगा देख भाई बाहर 50,000 से नीचे पे रहा तो मैं बाहर से खरीदूंगा, बाद में बोलना मत। बोले ठीक है, अपन कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाते हैं, इसका नाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसका नाम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। बोलता है अच्छा तो क्या करना पड़ता है इसमें? तो बी बोलता है ऐसे टाइम पे तुझे मुझे कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम या प्राइस। तू मुझे प्राइस देगा एडवांस में, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ऑन द डे तू अगर मेरे पास आया, मैं तुझे लैपटॉप बेच दूंगा, पर तू मेरे पास नहीं आया क्योंकि लैपटॉप बाहर शायद सस्ता है, तो तेरा प्रीमियम मैं रख लूंगा। समझा कि नहीं समझा? परचेस किया तो कितने का मतलब? अगर वो लैपटॉप नहीं खरीदेगा तो हाँ, लैपटॉप को सेलर रख देगा। वो उसका ही है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मैं लैपटॉप तो मेरे पास ही है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ उस पर, या जो भी है मेरा तो काम ही है। तू आके नहीं बेचेगा तो लैपटॉप तो मेरे पास ही है। प्रीमियम सिर्फ तुझे एक प्रिविलेज दिया है ना, उसका प्राइस मैं ले रहा हूँ। अब ये फेयर है क्या? आंसर इज यस, नाउ इट इज फेयर। कमी पैसे नाही करणार, ते प्रीमियम इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट। 50,000 इज द प्राइस, प्राइस तो 50 ही रहेगा। ऍडव्हान्स नाही बोललो मी, प्रीमियम म्हणतोय, ओव्हर अँड अबव। येस, अपना डील 50 पे नक्की घेऊन ऍडव्हान्स नाही घेतलाय मी, मी तुला ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट देतोय। देयर इज अ डिफरेंस, समझा क्या? तो आप बोल रहे हो सर फुल बाउंस। वापस एक बात करते हैं, पहले तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझा, ए लैपटॉप खरीदेगा बी लैपटॉप बेचेगा, सुना समझा कि नहीं? अब उसमें ट्विस्ट समझा, ए को हम लोग थोड़ा एडवांटेज देते हैं। क्या एडवांटेज है ए के पास? या तो वो बी से खरीदेगा या तो बाहर से खरीदेगा। तो ये एडवांटेज अगर ए को मिला है तो फ्री में नहीं देंगे, ए हैज टू पे फॉर इट। नाउ इट इज फेयर ऑन बोथ द पार्टीज। समझा? तो अगर अब ए गया नहीं बाहर 52,000 भाव है, मैं तेरे से 50 में खरीदूंगा, बी स्टिल हैज टू सेल। सर अनफेयर है? नहीं, अनफेयर क्यों है? ये चीज पहले ही डिसाइड हो तो उसके लिए तू ऑलरेडी प्रीमियम एडवांस पैसा, एडवांस पेमेंट नहीं, इट इज प्रीमियम पैसा, ओवर एंड अबव 50,000 खा चुका है पैसा, उसी के लिए तेरे को अपॉइंट किया है। तो इट इज नॉट अनफेयर, नाउ इट इज वेरी मच फेयर। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा? ठीक है। एंड अभी ये उल्टा सी पी के लिए क्या होगा? देख भाई मैं तुझे 50 में बेचूंगा, या महंगा होगा तो मैं बाहर बेचूंगा, ये मेरे पास प्रिविलेज रहना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट में। ये बोलता है हाँ ठीक है, ले ले प्रिविलेज, मेरे को प्रीमियम अभी दे। समझ में आया? मैं प्रीमियम एज बी मैं पे कर दूंगा, और मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, मेरे पास वो एक राइट आ जाएगा, राइट टू सेल, या ऑप्शन टू सेल, नॉट राइट, ऑप्शन टू सेल। कुछ समझ में आ रहा है? पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट? नाउ अगर तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया तो मैं तुम्हारे मन में डाल देता हूं सवाल, सर ऐसा क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई भी ऐसा क्यों करेगा? फॉर ए एडवांटेज क्या है? चलो लेट अस टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन। ए के पास पावर है,
ए के पास पावर है, ठीक है, कि मैं जाके लैपटॉप बी से खरीदूं 50 में या बाहर सस्ते में खरीदूं, उसके लिए मैं प्रीमियम दे भी रहा हूं, 1,000 रुपए 2,000 कुछ तो प्रीमियम दे रहा हूं। मेरे को बताओ, थिंक फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू कि ए का क्या साइकोलॉजी रहेगा, ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि अगर उसको बाहर ज्यादा में मिला तो कुछ दिक्कत नहीं। करेक्ट, एक रिस्क ये है कि बाहर ज्यादा में मिला तो मैं इधर आ सकता हूँ, एंड मैं एग्जिट ऑप्शन ओपन रख रहा हूँ, बाहर सस्ता रहेगा तो वहां से खरीद लूंगा। तो मेरे पास एक वो साइकोलॉजी है ना, मैं मतलब मैं तो इधर विन विन में हूँ, 1,000 रुपए स्टार्टिंग में जाएगा, पर उसके बदले इतना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, मैं किधर से भी खरीद सकता हूँ। हाँ, और 2-3 हजार प्रीमियम चला भी गया तो भी सस्ते में ही है ना, समझ रहे हो उसका, कि प्रीमियम 1-2 हजार रुपए दे दिया, बाहर 45 का हो गया लैपटॉप, तो तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? ये ए का साइकोलॉजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड सोचने वाला बात है, बी क्यों एग्री करेगा? सोचो, अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए का एडवांटेज है, और चलो प्रीमियम भी डिसाइड करते 2,000 रुपए, रैंडम 2,000 रुपए, फिर भी बी एग्री हो रहा है, क्यों? सोचो, सुनो, ऑब्वियसली एक हिंट देता हूं, दोनों सेम नहीं सोच रहे, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं मेरे को शेयर चाहिए 100 रुपए में, दूसरा बोलता है ठीक है मैं 100 रुपए में शेयर्स बेचता हूँ, शेयर्स तो फ्लक्चुएट होने ही वाला है, कल बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, जो खरीदने वाला है वो क्यों खरीदता है? क्योंकि बढ़ सकता है। जो बेचने वाला है वो क्यों बेचता है? समझ में आया? द परसेप्शन दैट बोथ ऑफ दीज पीपल आर थिंकिंग आर एक्चुअली ऑपोजिट्स। एक आदमी बोलता है कि नहीं, 100 तो बहुत कम भाव है, अभी तो ये 150 जाने वाला है, मैं तो लूंगा। और बी, जो इसका सेलर है, वो क्या सोच रहा होगा पता है? बस 100 बहुत हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला है, बेच दो निकल लो, अब वो उसका टेंशन है। यस और नो? कैन बोथ बी ट्रू? आंसर इज नो। एक ही चीज करेक्ट है, एक ही चीज ट्रू होगा आगे जाके, तो एक गलत होगा एक सही होगा, वो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन परसेप्शन ऑपोजिट रहेगा तब भी ट्रेड होता है। ये समझा कि नहीं समझा? अंडरस्टूड? इसलिए शेयर बाजार चल रहा है, इसलिए पीपल थिंक, बिकॉज पीपल थिंक डिफरेंट। अगर सब लोग बोले 100 रुपए का शेयर, पूरी दुनिया बोली कल 150 होने वाला है, तो एक बात बताओ, जो 100 रुपए का शेयर पकड़ के बैठा हुआ है वो बेचेगा क्यों? उसको मालूम है 150 होने वाला है, फिर भी वो 100 में बेचेगा। अगर पूरी दुनिया एक जैसा सोचने लगी तो ट्रेड ही नहीं होगा। क्या समझ रहे हो? समझा कि नहीं समझा? नाउ ये समझ गया ऑपोजिट ऑफ परसेप्शन। अब लेट अस गेट टू और डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस। अब हम जाते हैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ए विल परचेज द लैपटॉप एंड ही वांट्स ए प्रिविलेज, मेरे को एग्जिट ऑप्शन चाहिए, वो प्रीमियम देने दे दिया 2,000 रुपया। बी का क्या थॉट प्रोसेस है ये सोचो, मैं तब तक तनिष से बात करता हूँ। तनिष, देखो समझा सिनेरियो? हाँ हाँ। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज नॉट सिलेबस, इसके रिलेटेड सिर्फ एक छोटा सा है, बट आई वांटेड टू जस्ट टेल यू अबाउट फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस बिकॉज ये जनरल नॉलेज लाइफ में काम आएगा। समझा। क्या था तर का तब बी ए बी आणि ए ने हे लॉक केलं तुमचं. हाँ मग हे बी ला तर एक स्पेसिफिक भेटते की त्याला ते प्रीमियम पण भेटणार हाँ आणि बी ला तर ही अमाउंट पण भेटणार. हाँ पण मग आता ए जसं बोलतोय की मला कमी मध्ये भेटला तर बाहेर जाईल. हाँ, तर मग बी 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 तर तसं पण असं पण विकू शकतो ना पाहिजे तसा पण नाही विकणार तो, बाहेर गेला तो विकणारच नाही ना लॅपटॉप। मग त्याला प्रीमियम भेट त्याचं हे भेटलं त्याला लॅपटॉप थोडी गेला प्रीमियम भेटलं त्याला. करेक्ट। सो व्हाट इज द परसेप्शन, व्हाट इज द थिंकिंग? तू जो थिंकिंग बोलतोय ना, बस ऑलमोस्ट देयर, बस उसके बाद क्या? आज त्याची प्राइस कमी झाली आहे, उद्या तर वाढू शकते ना याची प्राइस, मग तेव्हा तो विकला त्याला जास्त वाटतं का जास्त मिळेल ती प्राइस असं असं. क्लोज, बराबर है सोचो, बी क्या सोच के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है? मग त्याला प्रीमियम पण मिळेल ते आणि त्याला ती प्राइस. करेक्ट। हा बी का क्या थॉट प्रोसेस है मालूम है? ये आदमी 50 पे ऑप्शन मेरे को दे रहा है, ये प्राइस तो बढ़ने ही वाला है, नहीं सॉरी, ये प्राइस तो गिरने ही वाला है, ये मेरे पास आएगा ही नहीं। मेरे को लैपटॉप बेचना नहीं बेचना वो बाद में देखेंगे, बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके का 2,000 रुपये मिल रहा है, चलेगा? देख, क्योंकि ए का परसेप्शन क्या है, प्राइस बढ़ेगा मैं जाके इससे ले लूंगा तो मेरा एक सेफ गार्ड हो गया 50,000, राइट? बी बोलता है प्राइस बढ़ने ही नहीं वाला है, मेरे को मालूम है नहीं बढ़ने वाला है। तो आप पूछोगे सर बी लैपटॉप बेच क्यों नहीं रहे? उसको बेचना ही नहीं है, उसका पर्पज ही नहीं है बेचना,
उसको सिर्फ दिखाना है मैं बेचने वाला हूँ 50 में। अब प्राइस अगर गिर गया तो उसको बेचने का ऑब्लिगेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। पर उसकी जेब में प्रीमियम आ गया क्या? हाँ आ गया। कुछ समझा? दिस इज हाउ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डील, एंड दिस इज हाउ इन प्रैक्टिकल लाइफ इस पे एक्चुअली गैम्बलिंग होता है। क्या कब होगा, मतलब प्रैक्टिकली शेयर्स में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। आई डोंट नो व्हाट बेटर एक्सप्लेनेशन यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब और समथिंग, ऑफ कोर्स देयर विल बी, बट मेरे को जैसा समझाता है आया, तो देयर आर कंसेप्ट, दीज आर नोन एज डेरिवेटिव्स। क्योंकि इसका अंडरलाइन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब तेरा बाय डिफॉल्ट कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, तू डिराइव्ड एग्जिस्टेंस है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है? बाय डिफॉल्ट इट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप। लैपटॉप के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना। वैसे ही शेयर्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दैट शेयर प्राइस होता है, एंड शेयर का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन दैट शेयर प्राइस। इसलिए उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, डिराइव करते हैं वो वहां से। पूरा डेटा मेन स्टॉक पॉट मार्केट से डिराइव करते हैं, फिर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। ये कंसेप्ट, ये तुम लोग के लिए फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग। एंड ये सब क्यों बताया? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। फ्यूचर ऑप्शन बोल पा, तुम लोग सुनोगे बाद, फ्यूचर FNO ऐसे बोलते हैं। FNO फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है ये सब? तो ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कुछ और ही पिक्चर है। लोग इस पे सट्टा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, आज ले लो, कल कम होगा, आज बेच दो। ऐसे सब टाइम पास करते रहते हैं। गए तो बहुत गए, कमाए तो बहुत कमाए। यस ट्रू, बिकॉज देयर आर लॉट साइजेस। हाँ ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई वांट टू हैव अ नॉलेज ऑफ इट बस। पैसा 1 रुपए में मत डालो, ठीक है? पैसा मत निकालो, नॉलेज लो, नॉलेज। समझा? सो दिस इज थिंग हाउ थिंग्स वर्क। अब ये चीज मैं तुम लोग को क्यों बताया? क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉयज के पास एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसके लिए वो प्रीमियम नहीं भरते। तुम लोग कहते हो ऑप्शन है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। समझ में आया? एंड उस पर वो प्रीमियम नहीं भरा जाता, तो कंपनी का वो एक नुकसान करार कर दिया जाता है। बस ये एक स्टेटमेंट बोलने के लिए पूरा बैकग्राउंड मैंने तुम लोग को बताया कि फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, पॉइंट ये है कि इस सब चीजों के बारे में तुम लोग को अकाउंटिंग आगे जाके आ सकता है। तो हम लोग क्या करें सर? तो कुछ नहीं करने का, ट्रांजैक्शन को सीखने का कि ट्रांजैक्शन क्या है, एंड उसका वही हम लोग वी विल क्या बोल सकते हैं, वही थॉट प्रोसेस रहेगा कि इसका अकाउंट्स क्या है, रियल नॉमिनल पर्सनल, और क्या करेंगे। तो अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे तुम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ ना, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाकर वो डेटर डेबिट टू सेल्स होने वाला है। तो वो एंट्री अभी नहीं करना है, कुछ नहीं करने का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक डील एंटर हुआ है। जब तुम उस टाइम पे पहुंचोगे तब क्या होता है देखते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो फिर यू विल डू द अकाउंटिंग, अदरवाइज यू विल नॉट डू द अकाउंटिंग। सो दिस इज नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न एट द फ्यूचर डेट। अकाउंटिंग विल हैपन एट द फ्यूचर डेट। समझ में आया? लेकिन बिकॉज तुम लोग को मालूम है फ्यूचर में ए का परचेज ऑब्लिगेशन है एंड बी का सेल ऑब्लिगेशन है, अकाउंटिंग में एक कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी नाम का कंसेप्ट है। मतलब फ्यूचर में शायद एसेट या लायबिलिटी हो सकता है, फिलहाल नहीं है। उधर नोट में लिख देंगे कि हमने ना एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ए और बी दोनों लिखेंगे। ए बोलेगा मैंने फॉरवर्ड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो मुझे ये डेट पे खरीदना पड़ेगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड बी लिखेगा मैंने एक लैपटॉप बेचा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पे इतना सेल होगा ये डेट पे, इंफॉर्मेशन। समझ में आया कि नहीं? कुछ समझा? सो वो ट्रांजेक्शन डज नॉट गिव अ राइट अवे अकाउंटिंग इफेक्ट, बट इट विल हैव अ क्या बोल सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट में नीचे लिखा जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया? क्या होता है फॉरवर्ड, क्या होता है फ्यूचर्स, एंड क्या होता है ऑप्शंस? थोड़ा समझा? अब तुम लोग को पूरा नहीं समझा तो भी चलेगा, लाइफ में रिसर्च कर लेना, पता करना है तो पता कर लेना। बट आई एम प्रिटी श्योर ये शब्द कहीं ना कहीं सेबी में आएंगे फ्यूचर में, बिकॉज सेबी हैज द गाइडलाइंस फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर स्पॉट ट्रेड, फॉर ऑल डेरिवेटिव्स एज वेल। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है, क्या रहता है, उसका मीनिंग शायद, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू डिस्कस विद रिद्धि मैम, आई डिस्कस दिस प्रीटी सून कि तुम ये लोग को कुछ ऐसा है क्या। तो मैं बैकग्राउंड दिया तो कुछ हेल्पफुल है क्या, तो तुम लोग को लीगल एंगल शायद आगे काम आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल। कशात आहे? कशात आहे? ये CA में
त्याच्यामध्ये अच्छा, पण शिकून झालं सगळ्यांचं? त्यांचे सेकंड ग्रुप मध्ये. अच्छा अच्छा, ओके. कशात आहे म्हणजे काय टॉपिक काय म्हणजे हेच आहे. फॉरवर्ड फ्युचर असं सगळं आहे? हा. चलो ठीक है. कॉल ते पण सुरू आहे. कॉल पुट आहे? अरे वाह, वेरी गुड. तो मतलब है माय टीचिंग ऑफ टुडेज लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी एंटायरली वेस्ट और ओनली नॉन यूजफुल फॉर एग्जीक्यूटिव. काही ना काही युजफुल आहे. टॉपिक म्हणजे एक चॅप्टर आहे म्युच्युअल फंड्स करून. म्युच्युअल फंड्स मध्ये याचा काय संबंध नाही. हा याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये त्या कॉलेजमध्ये येते. ओके, ठीक है, विल सी. वेल आज दीदी मैम, बट नेवर माइंड. समझा तुम लोगों को? अभी तुम लोग बोनस पे आ जाओ वापस. चाहे तो एक 5 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद बोनस का ये प्रॉब्लम नंबर 2 करता हूँ. त्याचं साहित्य पडलेलं आहे. तुम्ही करवा नाही का? सध्या नाही, टाइमच नाही. ऑफिसचा टायमिंगच लेट पर्यंत असतो, कुठं करणार? खेळतो मी, खेळलो तो इन द पास्ट वेन इट वॉज फेवरेबल. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. Look at the problem, everyone. Page number 4.3.7. The balance sheet of A Limited as on 31st March 2024 is as following. Shareholders funds 20,000 equity shares of 10 each 2 lakh. Profit and loss account 1,40,000. Non-current debentures है 6% debentures 1,20,000. Current liabilities में creditors is 60,000. ठीक है. Then you have assets, non-current assets, freehold property of 1 lakh. Current assets में stock in trade 1,20,000, debtors 80,000 and cash at bank 2,20,000. At the annual general meeting, it was resolved that to pay a dividend of 10% in cash, corporate dividend tax rate is 17%. ठीक है. अब एक कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. मतलब कंपनियों को क्या करना पड़ता है पता है? डिविडेंड पे करने के बाद टैक्स भी पे करने का. समझा? नॉट टीडीएस. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज नहीं, although you might be thinking on the same line, but TDS is something different. और TDS तो इस पे करता है ना, सर्विस चार्ज पे. सर्विस चार्ज क्या होता है? सॅलरी पे करतो. सैलरी पे करता है. सर्विस चार्ज क्या होता है? नहीं मैं इसके पार्ट ऑफ. हाँ. व्हाट इज टीडीएस? बेसिकली टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं. अगर तुम लोग कंपनी हो, तुम लोग मेरे को एम्प्लॉय करते हो, मेरे को 100 रुपए सैलरी दे दो, ठीक है, तो तुम लोग एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. बराबर है. तो अगर तुमको टीडीएस कट करना है 10 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोग मेरे को पैसा कितना दोगे? 20. सवाल नहीं समझा. सुनो, ध्यान दो सब लोग. यू आर अपॉइंटिंग मी एज योर एम्प्लॉई. यू आर सपोज टू पे मी सैलरी 100 रुपीज. यू पे मी सैलरी 100 रुपीज. 100 रुपया पैसा दे दिया. एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ठीक है. लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसा बोला गया कि कोई भी सैलरी एम्प्लॉय है ना तुम्हारे पास, 10% गवर्नमेंट को दो टीडीएस, तो तुम लोग कितना पैसा दोगे मेरे को? 90 रुपीज. पर तुम्हारा सैलरी का एक्सपेंस कितना है? 100 ही है. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट 100. ये बराबर है. टू कैश बैंक 90. टू व्हाट? टीडीएस पेएबल. वो 10 रुपए कट करके रखा है, वो देंगे किसी को तो. समझा? वो कोई तो है इनकम टैक्स. सो योर एंट्री विल बी सैलरी डेबिट टू बैंक टू टीडीएस पेएबल. सुना कि नहीं? उसके बाद जब टीडीएस मंथ एंड पे सबका ऐसा क्या थोड़ा थोड़ा करके वन शॉट पेमेंट करते हो, हर रोज पेमेंट नहीं करते हैं, तो जब जमा हो जाएगा तब तुम लोग क्या एंट्री करोगे? अब इनकम टैक्स में टीडीएस भर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे? टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. समझ में आया? टीडीएस बिकम्स अ लायबिलिटी. समझा कि नहीं समझा? पक्का? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सर ऑन द एक बार अदर. वापस बता. एक बार हेलो. वापस बता. हाँ हाँ सुन, एग्जाम्पल लिख के फॉरगेट. सैलरी एक्सपेंस 100. TDS to be deducted and paid to income tax.
राइटिंग अच्छा है ही नहीं। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो कितना आएगा पता है? 90 + 10। आप बोलोगे सर क्यों 90 + 10 लिख रहे हो, 100 लिखो ना सीधा। क्योंकि 90 विल बी सैलरी एंड 10 विल बी टीडीएस, बराबर है। तो इसका एंट्री कैसे होएगा? सैलरी का एक्सपेंस हमारे लिए सेम ही है, सैलरी डेबिट 100। पैसा कितना जा रहा है टू कैश बैंक? 90 टू टीडीएस पेबल 10। समझ में आया? एंड जब ये टीडीएस पे कर देंगे तो एंट्री क्या आएगा पता है? TDS अभी समझा तनिष? हाँ। पक्का? ओके। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उनमें सिमिलर हो रहा है। हम लोग है ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भरते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स में क्या होता है, अगर तुम लोगों को डिविडेंड पे करना है से 100, एंड CDT स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, क्या बोलते हैं इसको? CDT भरना है 10, तो फर्क क्या मालूम है? ये ऐड करना पड़ेगा ना। ये ऐड करना पड़ेगा। तुम डिविडेंड भी 100 रुपए दोगे अपने शेयर होल्डर को, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किधर और पे करोगे। फर्क है कि नहीं दोनों में? सैलरी में तुम्हारे सैलरी से ही पैसा काट के मैं वहां भर रहा हूं, तो इधर 90 जा रहा है और इधर 10 जा रहा है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स में यू पे 100 टू द शेयर होल्डर, एंड ओवर एंड अबाउट दैट यू पे 10 रुपीज टू द टैक्स अथॉरिटीज। तो तुम्हारा कैश आउटफ्लो बढ़ गया। बस एंट्री क्या होएगा, जो तुम लोग कर रहे हो वो एंट्री। क्या कर रहे हो तुम? डिविडेंड कितना भर रहे हो? 10 रुपये। नहीं समझा। Dividend डिविडेंड कितना भर रहे हो? 100। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना भर रहे हो? दोनों डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, दोनों एक्सपेंस है। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 110। समझा? सिनारियो चेंज है पर ट्रांजैक्शन वही कर रहे हो जो तुम कर रहे हो। सैलरी के टाइम तुम भर रहे थे 90, सैलरी का खर्चा 100 ही है, लेकिन 90 विल गो टू द एम्प्लॉय, 10 विल गो टू द टैक्स अथॉरिटीज। समझ में आया? इज दिस अंडरस्टूड? बट यहां पर 100 इज द डिविडेंड, पूरा 100 उसको जाएगा, प्लस 70 इन अवर केस जो भी 17% विल गो टू द टैक्स अथॉरिटीज। आया सबको समझ में? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। टू पे डिविडेंड ऑफ 10% इन कैश एंड अ डिविडेंड टैक्स रेट ऑफ 17%। बिफोर आई गो इट, डिविडेंड 10% इन कैश मतलब किसको मल्टीप्लाई करें 10%? सवाल समझा? बाकी लोग एक मिनट, शुभम रुक जाओ। डिविडेंड 10%, 10% डिविडेंड कैसे अमाउंट लेके आओगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे? सवाल समझा? Share क्या? तुम लोगों का 2 लाख या शेयर कैपिटल जो भी बोला वो करेक्ट है। तुम लोग को डिविडेंड इज फाइंड आउट टू बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द फेस वैल्यू। किसको डिविडेंड दे रहे हो? इक्विटी शेयर वालों को दे रहे हो कि डिवेंचर वालों को दे रहे हो? किसको दे रहे हो डिविडेंड? Share वाला। डिविडेंड किसको दे रहे हो बाकी लोग? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट ढूंढो, कितना अमाउंट है? 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई करो 10%, दैट इज योर डिविडेंड अमाउंट। बरोबर। हाँ, मैं थोड़ी ना बोल। Share। इज दिस क्लियर? समझा सबको? सो इक्विटी शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड रेट। तो फ्यूचर में याद रखो, डिविडेंड बोला तो किसको मल्टीप्लाई करने का? फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल, दैट इज ओके। आगे, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स राइट टू परचेज 1 शेयर, राइट टू परचेज ऑफ 40 at 14 each for every 4 shares held। हमने राइट शेयर के कंसेप्चुअली तो पढ़ा, एंट्री क्या पता है? सेम एज इशू ऑफ शेयर्स। आई रिपीट, अगर एक शेयर 100 रुपए का है, तुमने इशू किया, 100 रुपए का मार्केट वैल्यू है, हमने राइट शेयर्स का एंट्री नहीं पढ़ा ना। फेस वैल्यू 10, MPS इज 25, अपन ने इशू किया, तो कहना है से प्रीमियम इज 15, कहना से दिस। तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ये इशू ऑफ शेयर है, रेगुलर इशू ऑफ शेयर्स,
बैंक अकाउंट डेबिट 25, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, समझा? राइट साइड में सेम सिनेरियो कैसे रहेगा बताए, फेस वैल्यू 10, ठीक है, एमपीएस इक्वल टू 25, ये सेम रहेगा, ठीक है। सिनेरियो क्या रहेगा, राइट प्राइस मे भी शायद 15, ऐसी एग्जाम्पल, शायद राइट प्राइस 15 रहेगा और दे दो राइट शेयर्स। तो तुम लोग का एंट्री क्या रहेगा बताए, 25 के नहीं होएगा, 15 पे होएगा, एंट्री सेम रहेगा, एंट्री में कोई चेंज नहीं रहने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होएगा, पैसा कितना आएगा, 15 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 15, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, समझ में आया? सो राइट्स का एंट्री इतना ही है, बाकी कंसेप्ट नया है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर्स, वो सब तुमको करना पड़ेगा। सुना, समझा? तो आगे आगे लिख के रखा है, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स राइट टू परचेज 1 शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹14 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो जो भी 4 शेयर्स रहेगा उसको 1 शेयर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लेके आओ एंड पता करो राइट शेयर्स का एंट्री क्या है। तो पहले हम लोग का शेयर कैपिटल 2 लाख है ना, वहां पे 20,000 इक्विटी शेयर लेके रखा है ना, हम लोग को बोल के रखा है 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, सुन रहे हो क्या? 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, तो 20,000 के लिए कितना, समझा? इज इट अंडरस्टूड? सो 5,000 शेयर राइट्स दिया जाएगा, ठीक है, प्राइस इज 14, कुछ नहीं, सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपया, 14 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 रुपया, खत्म। इनटू व्हाट, इनटू 5,000। इज इट अंडरस्टूड? इतना सिंपल है, कुछ फर्क नहीं है। नेक्स्ट, ऑल शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज द राइट्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग आए, हमने 20,000 को ऑफर किया 5, समझा? तो कितने लोग आएंगे उनको ही शेयर जाएगा। तो सपोज बोलेंगे कि 10,000 शेयर, 15,000 शेयर्स लोग आए, 5,000 आए ही नहीं, तो जो नहीं आए वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगे, समझा? इसका मतलब टोटल 20,000 शेयर्स है, सबको राइट्स ऑफर हुआ है, 15,000 शेयर वाले आ गए, सर हमारे पास मिलके 15,000 शेयर, हमको राइट शेयर दो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 20,000 नहीं आएगा, 15,000 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, उनको शेयर दिए जाएंगे। तो सर बाकी 5,000 क्या करेंगे, कुछ नहीं, उनको पैसा नहीं, उनको राइट शेयर नहीं चाहिए, सिंपल एज दैट। ऐसा चलेगा, पर इस ट्रांजेक्शन को कोई एंट्री नहीं है। सुना सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट, टू इश्यू 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1 मंथ आफ्टर द राइट। ये इंटरेस्टिंग है। पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 20,000, बराबर, उसका राइट शेयर्स कितना हुआ, 5,000, तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, ये 25 को भेज सकते बोनस दो, और बोनस का रेशियो क्या है, 1:4, तो 1:4 है, तो 25,000 के लिए कितना, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6,250, इतना बोनस शेयर जाएगा, समझा? 6,250 इंटू 10, 62,500 का शेयर कैपिटल, समझा? इज दिस क्लियर? अभी हम लोग बोनस देंगे तो हमारे पास रिजर्व कौन सा अवेलेबल है, लाइबिलिटी चेक करो, एक ही आइटम है ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें से ही बोनस जाएगा, और कोई जगह नहीं है। फाइनली necessary resolutions were passed, legal requisites were complied with, you are required to pass the necessary journal entries and show balance sheet after the transactions have been given effect to। कुछ समझ में आया? Is this understood? चलो कॉपी करो तो। मिक्स, इशू रिडेम्पशन का थोडा थोडा मिक्स, कारण राईट ऑफ करतो तर रिडेम्पशन आणि इश्यूचा डोका लावतो म्हणून इश्यू। रिडेम्पशन संपलं, हा कारण तर छोटा प्रॉब्लेम,
यस ऑनलाइन वालों, ओनली द लेफ्ट साइड. यहाँ पे एक विंडो डाल के रख देता हूँ. हाँ बस जितना दिख रहा है उतना ही लिखने का, बाकी क्विक हिल मत लिखना. आताच विचारा नंतर काय. शॉर्ट टर्म लोन चलो क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन फॉर डे. बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन सामने ही है. प्रॉब्लम नंबर 1 क्या देके रखा है? द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एसी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2019. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज देके रखा है. ओके, शेयर होल्डर्स फंड्स. व्हाई डिडंट आशीष सर टेक द चाबी? मेरे को ही समझ में नहीं आया. शेयर होल्डर्स फंड्स 40,000 equity shares of 10 each 4 lakh and securities premium 1,40,000, general reserve 70,000, P&L account 1,20,000, creditors 90,000, plant and machinery 3 lakh, building 2 lakh, and eventually current assets make stock is 2,20,000 and cash is 1 lakh. The company issued 3 bonus shares for every 4 shares paid up. 3 bonus shares for every 4 paid up. ठीक है. सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी यूटिलाइज फर्स्ट. इसका मतलब सुनो, एकदम सिंपल है. बोनस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होएगा ही, लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे ना तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को रखो, फिर जो भी रिजर्व रहेगा उसको. बस इतना सा समय समझ में आया? ओके, सो प्रिपेयर 5 जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या चेंज होता है पता है? बोनस वाले इसमें सुन लो सब लोग. डू यू पे कैश फॉर बोनस? डू यू पे कैश फॉर बोनस? ओनली थिंग इज रिजर्व्स ऊपर नीचे होंगे एंड इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. तो बैलेंस शीट में आफ्टर बोनस यू विल हैव ओनली एंड ओनली चेंज इन द नेट एसेट्स, सॉरी नेट वर्थ, मतलब ओनर्स फंड्स, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. बस बाकी सब कॉपी पेस्ट रहेगा. सबको समझ में आया? बिकॉज एक साइड पे रिजर्व्स कम होता है, दूसरे साइड पे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है. दिस इज व्हाट बोनस इज ऑल अबाउट. आर वी क्लियर? समझा? तो वर्किंग नोट में देखो 3:4 है, तुम्हारे पास 40,000 शेयर्स है. 3:4 के हिसाब से 30,000 न्यू शेयर्स आ जाएंगे. समझ में आया? एंड इशू प्राइस विल बी यहाँ पे लिख के रखा है, सिंस नो इन्फॉर्मेशन गिवन हेंस इट इज इशूड एट पार. तो 30,000 शेयर्स इंटू 10 3 लाख रुपीज हो गया. यस, तुम्हारे बैलेंस शीट में यू हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यूज फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के रखा ना, तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, उसके बाद जनरल रिजर्व एंड फाइनली P&L. सबको समझा?
ये बोनस का फर्स्ट सम है, बट दिस इज द ओनली थिंग न्यू कंसेप्ट। एक्चुअली इस पे कोई डेडिकेटेड सम एग्जाम में नहीं आएगा, इसका सिर्फ एक एडजस्टमेंट आ सकता है कोई और चैप्टर में। तो इसके लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझा क्या? बोनस नाम का चैप्टर कोई है नहीं जिसपे से एक सम आएगा 4-5 मार्क का। पर बोनस का एंट्री सीखना जरूरी है, क्योंकि उसका कंसेप्ट कैन बी यूज्ड इन अदर चैप्टर। सेम कैसा बोनस देने का, क्या राइट ऑफ करने का, एवरीथिंग। आर वी क्लियर? समझ में? तो ही security यस 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 तनिष। हाँ सबसे पहले हम अगर पीएनएल मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद पीएनएल का पूरा 1,20,000 यूज चलेगा करके जनरल चलेगा चलेगा। मेरे को ऐसा था कि जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज हो जाए, इसलिए मैंने उसको पहले जनरल रिजर्व किया, जस्ट ऐसे ही, वन ओपिनियन बस। बट इफ यू वांट, नहीं सर मेरे को सिक्योरिटीज में 1,40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा यूज करने का है 1,20,000, और उसके बाद मेरे को बैलेंस जनरल रिजर्व से चाहिए तो भी चलेगा। वेरी मच ओके। ठीक है। उसका डाउट क्या पता है सर, आपने पहले सिक्योरिटीज में लेके फिर जनरल रिजर्व लिया और बैलेंस पीएनएल किया। मैं अगर उल्टा करूँ तो पहले पीएनएल पूरा करूँ, बैलेंस जनरल रिजर्व करूँ तो चलेगा चलेगा, नो वरीज। ये एक ओपिनियन है, अल्टरनेट ओपिनियन भी रह सकता है। किसी को कुछ डाउट? सबको समझा? चलो कॉपी करो फास्ट और घर जाओ आज के लिए। हाँ बैलेंस शीट बनवायची, बैलेंस शीट घर पे बनाव. फक्त बॅलन्स शीट मध्ये शेअर कॅपिटल चेंज होईल आणि रिझर्व्स. दस बजे आएगा स्कैनर लगा ना एक बुलून से बात आ गई ओपन रहा ना मैं बुलून से वो आ रहा है ऐसा बोला बुलून से मैं भी तो आता है सबसे मतलब हो गया सर। हो गया ठीक है, समझा सब कुछ? समझा। तनिष समझा? हाँ समझा। नाम बोलिए वापस में। GOSIA ओके श्योर। वसीय डिड यू अंडरस्टैंड? समझा क्या? सेकंड एंड सोफिया अबे ठीक है, एक बताओ, एक तो याद रहता नहीं है मेरे को, दूसरा भी बताओ मत। अच्छा नहीं, मैं वसीय बोलूंगा, आई डाइड द डिफिकल्ट पार्ट। उसके बाजू में बैठते हो, बोल ही सकते हो। ओके चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। सर। बाय।
बाय गॉसिया.